आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। 73 दिन में भारत में आ जाएगी कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेरोजगारी भत्ते के दावे पर 15 दिनों के भीतर होगा निपटारा, जानेंगे नियम और शर्त। इसी के साथ दूसरे समाचार की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले में आयोग सख्त, जवाब देने की अंतिम तिथि आज, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। किशोरी को बंधक बनाकर गैंग रेप, नशीली दवा देकर दर्जन से ज़्यादा लोगों ने किया दरिंदगी, जानेंगे पूरा समाचार। किस शहर में किस जगह किशोरी को बंधक बनाकर गैंग रेप किया गया और नशीली दवा देकर दर्जनों से ज़्यादा लोगों ने दरिंदगी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अब घर से बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को देना पड़ेगा शुल्क, जानेंगे कौन से शहर में किस जगह गाड़ी पार्क करने पर देना पड़ेगा शुल्क, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीएम योगी की नई पहल, शहीदों के नाम से जानी जाएगी यूपी में इन 7 शहरों की सड़कें, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं, अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर आर्मी अस्पताल में, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ सबसे बड़ी खबर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिसार में शुरू होगी गधी के दूध की पहली डेयरी, 1 लीटर दूध की कीमत होगी 7,000 रुपये, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अब डिजिटल गेमिंग में चाइना को झटका देगा भारत, पीएम मोदी ने किया इशारा। इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। 73 दिनों में भारत में आ जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। देश की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन से जुड़ी एक और ख़ास बात यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार हर भारतीय को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। बता दें कि कोविशील्ड को पुणे के बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। विजनस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने हमारी कंपनी को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है। इसके तहत कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उम्मीद जता रही है कि वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि वैक्सीन के तीसरे चरण का पहला डोज शनिवार को दिया गया है, जबकि दूसरा डोज शनिवार से दिए गए पहले डोज से 29 दिन के बाद ही दिया जाएगा। वैक्सीन का दूसरा डोज दिए जाने के 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। वैक्सीन के सभी चरण पूरे होने के बाद ही कोविशील्ड को बाजार में उतारने की योजना बनाई जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन को ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 17 केंद्रों में 1600 लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। हर केंद्र में लगभग 100 लोग पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी से इस वैक्सीन को बनाने के लिए अधिकार खरीदे हैं। इसके एवज में सीरम इंस्टीट्यूट भारत और 92 देशों में इस वैक्सीन को बेच सकती है। केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी और हर भारतीय को इसका टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। खबर है कि केंद्र सरकार जून 2022 तक सीरम इंस्टीट्यूट से
68 करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। सरकार की योजना है कि अन्य राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन की तरह ही इसे पूरे देश में चलाया जाएगा। इन सबके बीच इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि देश की आबादी 130 करोड़ है, ऐसे में 68 करोड़ वैक्सीन से कैसे काम चलेगा। इस पर सरकार की अलग योजना है। सरकार आगे की कोरोना वैक्सीन के लिए ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन और जैको-डी पर निर्भर रहे। समाचार की ओर, बेरोजगारी भत्ते के दावे का 15 दिनों के भीतर होगा निपटारा, जाने नियम और शर्त। कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके लोगों को मोदी सरकार 3 महीने तक वेतन का 50% के रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम 2 साल से जुड़े हैं। भत्ते के दावा का निपटान 15 दिन के भीतर होगा। यह आश्वासन केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। ESI से जुड़े कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के किसी भी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ESIC द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी। सही आवेदन होने के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य पाए गए कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी। कर्मचारियों के अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपये तक के कर्मचारी को ESIC योजना के तहत बीमा प्रदान करती है। यानी जिन कामगारों की सैलरी 21,000 रुपये प्रति महीना थी, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ESI के तहत देश की करीब 3.5 करोड़ परिवार शामिल हैं, जिसके कारण करीब 13.5 करोड़ लोगों को नकदी और स्वास्थ्य कवर का लाभ मिलता है। ESIC की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अप्रैल से अब तक भारत में 1.8 करोड़ से अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में 5 लाख नौकरियां भी चली गई हैं और वेतनभोगी कर्मचारी की दुर्दशा लॉकडाउन शुरू होने के बाद खराब ही होती रही है। ESIC के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है। योजना के तहत अब 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ दिया जाएगा। गंगवार ने PPI भाषा में कहा, बेरोजगारी लाभ के लिए ESI योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ESI से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान 3 महीने के औसत वेतन के 50% के बराबर लाभ दिया जाएगा, जो कि पहले 25% दिया जाता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों के बाद कर पाना संभव था। अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था। गंगवार ISIC बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से उनका लाभ उठाने की अपील की। ISIC बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में लिए गए इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। ESIC बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मापदंड में ढील देने को मंजूरी दी है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले में आयोग सख्त, जवाब देने की आज अंतिम तिथि। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले की सख्त रुख अख्तियार किया है। रविवार 23 अगस्त तक सभी बिजली कंपनियों से रविवार तक जवाब आयोग ने दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बिजली कंपनियां द्वारा रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर नियामक आयोग कंपनियों के एमडी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पर विचार करेगा। प्रदेश के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाधित हुई थी, जिसके बाद 13 अगस्त को आयोग ने नोटिस देकर बिजली कंपनियों से डिस्कनेक्शन मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब किया। तय समय पर जवाब न देकर बिजली कंपनियों ने आयोग से थोड़ा समय और मांग लिया था। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आयोग की पूर्ण पीठ चेयरमैन आरपी सिंह, सदस्यगण के शर्मा व विनोद कुमार श्रीवास्तव ने पूरे मामले का जवाब देने के लिए 23 अगस्त तक का समय दिया है। आयोग की इस टाइमलाइन को देखते हुए शनिवार को शक्ति भवन में हड़कंप की स्थिति रही। साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। किशोरी को बंधक बनाकर गैंग रेप, नशीली दवा देकर दर्जन से ज़्यादा लोगों ने की दरिंदगी। वाराणसी में रामनगर के गोलाघाट क्षेत्र में किशोरी को बंधक बनाकर गैंग रेप करने का सनसनीखेज सामने आया है। मिर्जापुर के चुनार से गायब किशोरी को नशीली दवा देकर वेश्यावृत्ति कराई गई। करीब 2 महीने तक उसके साथ दर्जनों लोगों ने गैंग रेप किया। किशोरी ने इस दौरान 2 बार भागने की कोशिश की। पहली बार नशे की हालत में ही वो भागकर सड़क पर आ गई, लेकिन बंधक बनाने वालों ने बीमार बताकर दोबारा कैद कर दिया। शनिवार को वह भागी तो सीधे चौराहे पर खड़ी पुलिस के पास पहुंच गई। किशोरी के परिवार वालों ने चुनार में गुमशुदगी की केस दर्ज कराई थी। फिलहाल एक ब्यूटी पार्लर संचालिका समेत 3 महिलाओं और 10 पुरुषों के नाम सामने आए हैं। रामनगर और चुनार पुलिस किशोरी का बयान दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। चुनार पुलिस के मुताबिक जून में एक महिला किशोरी को बहका कर रामनगर ले आई। 15 जून को उसके चाचा ने चुनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। तलाश जारी रही, लेकिन किशोरी का पता नहीं चल सका। जो महिला किशोरी को ले आई थी उसने रामनगर स्थित एक ब्यूटी पार्लर संचालिका से किशोरी की मुलाकात कराई, काम दिलाने का बहाना किया। इसके बाद किशोरी को गोलाघाट क्षेत्र में किराए के एक मकान में रखा गया। किशोरी से कुछ दिन तक ब्यूटी पार्लर में काम कराया गया। इसी बीच किशोरी की मुलाकात एक युवक से करा दी गई। युवक ने उसे बहकाकर दुराचार करने लगा। किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसे नशे की दवाई देकर लगभग 1 माह तक दर्जनों लोगों ने दुराचार किया। 16 अगस्त की रात किशोरी किसी तरह कमरे का दरवाज़ा तोड़कर रामनगर चौकी पर पहुंची। वहां उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव को आप बीती सुनाई। पुलिस ने चुनार में पता किया तो वहां उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था। किशोरी का बयान लेकर उसे चुनार पुलिस को सौंप दिया गया। चुनार पुलिस ने परिजनों को किशोरी को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान में रामनगर के 1 दर्जन लोगों के नाम दर्ज कराए, जिसमें नगर के जमीन कारोबारी, व्यापारी व नेता शामिल हैं। किशोरी ने ब्यूटी पार्लर संचालिका समेत 3 महिलाओं के नाम भी दर्ज कराए हैं। चुनार पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी करा लिया है। शनिवार को चुनार पुलिस गोलाघाट पहुंची थी। जितने लोगों का नाम सामने आए हैं सभी भाग गए हैं। चुनार कोतवाली निरीक्षक का कहना है कि किशोरी के बताने के अनुसार जघन्य अपराध है। गोलाघाट के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी उक्त किशोरी भागकर सड़क पर आ गई थी। तब इस पेशे में शामिल लोगों ने उसे अपने घर की लड़की बताया और कहा कि मानसिक रूप से बीमार है। तब भी किशोरी नशे में थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकी। हालांकि वह उन लोगों के साथ जाने से इनकार कर रही थी
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अब घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को देना पड़ेगा शुल्क। उत्तर प्रदेश के शहर में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वाले लोगों को जल्द ही शुल्क देना पड़ सकता है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को विधानसभा पटल पर शनिवार को रखा गया। इसके आधार पर अब नगर विकास विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। पंचम राज्य वित्त आयोग ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। खासकर निकाय क्षेत्र में वाहन मालिकों द्वारा सड़क अथवा किसी अन्य भूभाग को अस्थायी पार्किंग के रूप में प्रयोग किए जाने का उपयोग कर लगाने का सुझाव दिया गया है। इससे निकायों के आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों से संबंधित पेशेवर व्यक्तियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने पर भी विचार करने की बात कही गई है। निकाय सीमा में आने वाले नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, निजी क्लिनिक एवं डिस्पेंसरी, पैथ लैब, निजी स्कूल, निजी कोचिंग संस्थान, मोबाइल सेवा एवं ऊपरी केबल द्वारा दी जानी सेवाओं पर उपयोग कर की सीमा में लाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही वन संपदा से आय, तालाबों से आय, आवासीय भूमि के उपयोग से होने वाली किसी भी प्रकार की आय जैसे स्टाम्प शुल्क, मोटर वाहन शुल्क, समरसीबल व हैंडपंप उपयोग, ट्यूबवेल, निजी विवाह घर व रिसोर्ट से आय का एक निर्धारित हिस्सा निकायों को देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से पानी की मीटरिंग व्यवस्था शीघ्र लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिससे आय में वृद्धि हो सके। राज्य वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि ऑडिट के दौरान निकाय अफसरों द्वारा सहयोग न करने का मामला सामने आता रहा है। इसलिए मेयर, नगर आयुक्त, अध्यक्ष के साथ अधिशासित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का सुझाव दिया गया है। के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीएम योगी की नई पहल, शहीदों के नाम से जाने जाएगी यूपी के इन 7 शहरों की सड़कें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में सड़क मार्ग का नाम वहां के शहीदों के नाम किया है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद अजय कुमार के नाम पर गाजियाबाद के मोदी नगर, पतला, निवाड़ी, रघुनाथपुर मार्ग का नामकरण शहीद अजय कुमार मार्ग के नाम से किए जाने की स्वीकृति दे दी है। इसी तरह कारगिल युद्ध में शहीद हुए नायक अशोक कुमार वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने जिला बिजनौर के ठीना से चांदपुर मार्ग का नामकरण शहीद नायक अशोक कुमार वाल्मीकि मार्ग से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। कानपुर देहात के विकासखंड खरवन खेड़ा के अंतर्गत रसूलपुर गोगोमऊ दुआरी संपर्क मार्ग का नामकरण शहीद बड़े सिंह मार्ग के नाम से करने की स्वीकृति दे दी है। आतंकी हमले में शहीद हुए रमेश यादव वाराणसी के ग्राम मिल्कोपुर उमराहा वाया तोफापुर मार्ग का नामकरण शहीद रमेश यादव मार्ग के नाम से करने की स्वीकृति प्रदान की है। त्रिपुरा में शहीद हुए बजरंगी विश्वकर्मा की याद में अंबेडकर नगर के वरियावन से टांडा मार्ग का नामकरण शहीद बजरंगी विश्वकर्मा मार्ग होगा। जौनपुर के सिद्दीकपुर मार्ग से भूपुरा होते हुए जमुहई मार्ग का नामकरण शहीद सैनिक राजेश कुमार सिंह मार्ग होगा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए अवधेश यादव की स्मृति में चंदौली के ग्राम बहादुरपुर पड़ाव रुपौली मार्ग का नामकरण शहीद अवधेश यादव मार्ग होगा। शहीद शशांक कुमार सिंह की याद में गाजीपुर स्थित पारा कासिमाबाद मार्ग का नामकरण शहीद शशांक कुमार सिंह मार्ग के नाम से होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं, अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर आर्मी अस्पताल में। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लगातार अस्पताल में भर्ती हैं।
इसके साथ साथ उन्हें और कई बीमारी हैं जिसका इलाज चल रहा है। आर्मी अस्पताल ने कहा कि आज सुबह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं, वह गहरे कोमा में और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके जरूरी पैरामीटर स्थिर हैं। अस्पताल ने कल भी कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति समान है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ने 10 अगस्त को सेना अस्पताल में मस्तिष्क के क्लांट के लिए सर्जरी कराई थी और वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। गुरुवार को सेना अस्पताल ने उनके श्वसन मापदंडों में मामूली सुधार की सूचना दी थी। तो अगले समाचार की ओर। हिसार में शुरू होगी गधी के दूध की पहली डेयरी। 1 लीटर की कीमत 7,000 रुपये। आमतौर पर हम गधे के नाम का इस्तेमाल किसी को चिढ़ाने या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन गधे की उपयोगिता भी किसी से छिपी नहीं है। हम आपको गधे की एक ऐसी खूबी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज तक आपने सिर्फ गाय या भैंस के दूध की डेयरी देखी होगी, लेकिन बहुत जल्द ही हरियाणा के हिसार में गधी के दूध की भी डेयरी खुलने वाली है। देश में पहली बार गधी का दूध भी बिकने वाला है और इसके 1 लीटर दूध की कीमत होगी 7,000 रुपये। जल्द ही गधी के दूध की ये डेयरी भी शुरू होने वाली है। गधी का दूध इंसानों के लिए सिर्फ बेहद फायदेमंद होता है, बल्कि शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक करने में काफ़ी बड़ा भूमिका निभाता है। इससे कई ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE हिसार में गधी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही है। NRCE हिसार में हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए NRCE ने 10 हलारी नस्ल की गधी पहले ही मंगा ली है। फिलहाल इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। हलारी नस्ल की गधी के दूध को दवाइयों का खजाना कहा जाता है। इसके दूध में कैंसर, मोटापा, एलर्जी जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। यह नस्ल गुजरात में पाई जाती है। जानकारों का कहना है कि कई बार गाय या भैंस के दूध से छोटे बच्चों को एलर्जी हो जाती है, लेकिन हलारी नस्ल की गधी के दूध से कभी एलर्जी नहीं होती। इसके दूध में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में कई गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ब्रांडिंग के बाद डेयरी का काम जल्द शुरू हो जाएगा। गधी के दूध बाजार में 2,000 से लेकर 7,000 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है। इससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। गधी के दूध से साबुन, लिप बाम, बॉडी लोशन तैयार किए जा रहे हैं। गधी के दूध की डेयरी शुरू करने के लिए NRCE हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र और करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की भी मदद ली जा रही है। जानकारों का मानना है कि इस डेयरी के शुरू होने से लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अब डिजिटल गेमिंग में चाइना को झटका देगा भारत, पीएम मोदी ने किया इशारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल गेमिंग के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के भविष्य को बेहतर संभावनाओं का जिक्र किया। भारत का प्लान गेमिंग सेक्टर के जरिए भी चीन को झटका देने का है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत अब देश डिजिटल गेमिंग की दिशा में आगे बढ़ेगा। लोक कथाओं पर बेस्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपनी संस्कृति और लोक कथाओं पर बेस्ट डिजिटल गेम्स के जरिए इस क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ग्लोबल स्टैंड के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ट्राई मैन्युफैक्चरिंग को देश में बढ़ावा देने के उपाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ट्राई एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को और विकसित करने का बेहतर माध्यम हो सकता है।
भारत में ट्राई मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक मीटिंग हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमारा ध्यान इस क्षेत्र को सपोर्ट करने, फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देने और व्यक्ति को निखारने वाले ट्राई बनाने पर होगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति और फोक से जुड़े ट्राइज को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में एजुकेशनल टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संभावनाओं का इस्तेमाल करें कंपनियां। तेजी से बढ़ते डिजिटल गेमिंग के क्षेत्र पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र की क्षमताओं को दोहराना चाहिए और भारतीय संस्कृति की कथाओं से प्रेरित गेम्स को डेवलप करके अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल गेमिंग के क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। इसी के साथ यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के न्यूज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह न्यूज़ आपको कैसा लगा।